हाँ यार हाय। तो कल हम लोगों ने स्मॉल कैप फंड तक देख लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्टर फंड्स। ठीक है, जो कि स्पेसिफाइड सेक्टर के लिए, स्पेसिफिक सेक्टर को लेके है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर। ठीक है यार, देखो मैंने ना ये किताब पहले कभी पढ़ी नहीं है, तो ना मेरे को इस बुक का कोई अंदाजा है। लेकिन मेरे को इंडस्ट्री में 6 साल हो गए वर्क करते करते। ठीक है, और मैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट वर्क करता हूँ। तो इन सब चीज़ों के मैं आपको मतलब कंसेप्ट बता सकता हूँ कि इन सब चीज़ों में कंसेप्ट क्या है, क्या मतलब क्या इसका मीनिंग है और क्या इनकी यूजेस है। ठीक है, अब आप सोचो कि मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ा के एक एक पूरा पूरा मॉड्यूल कराऊँ, तो यार देखो ना मेरे पास इतना टाइम है और ना मेरे पास इतना कि वो है कैपेसिटी कि मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बताऊँ, इसमें जो पूरी लाइन है। मैं सिर्फ आपको हेडिंग के अनुसार क्या होता है, उसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ें एक शॉर्ट में बता सकता हूँ। और इतना बता दूंगा कि मतलब आपको कुछ और पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, तो हमने क्या बताया था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप। फर्स्ट 100 कंपनीज क्या हो गई आपकी, सॉरी, फर्स्ट 100 कंपनीज क्या हो गई आपकी, लार्ज कैप। देन उसके बाद 101 से 250 मिड कैप और 251 से स्मॉल कैप। ये आप देख सकते हो आराम से AMFI की वेबसाइट पे, जो कि एसोसिएशन म्यूचुअल फंड है, उसकी वेबसाइट है AMFI वेबसाइट। इसमें आप पूरा देख सकते हो आराम से क्या लिस्ट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे सेक्टर फंड्स, सेक्टर स्पेसिफिक फंड, जो कि पर्टिकुलर किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर हो गया आपका, मेटल सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में जो इन्वेस्ट करे, देन उसको बोलते थे सेक्टर फंड्स। ठीक है, थीमेटिक फंड, इन्वेस्ट इन लाइन विद इन्वेस्टमेंट थीम। फॉर एग्जांपल इन्फ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड इज कॉल्ड, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में शेयर ऑफ कंपनीज डेट आर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, टोल बिल्ड, सीमेंट, ये सब पावर सेक्टर, मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में थीमेटिक बेस्ड फंड, मतलब जो कि किसी थीम के बेस पे, मतलब ये भी किसी सेक्टर के बेस पे डिपेंड करते हैं, मतलब किस सेक्टर में, मतलब किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर फंड्स और दिस इज कॉल्ड थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स और सेक्टर फंड्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो क्या लिखा है, दिस मेक अ स्कीम मोर रिस्की देन अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम। डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम मतलब अगर आपके अलग अलग सेक्टर में पैसे लगे हुए होंगे तो आपका वो डाइवर्सिफाई हो गया। लेकिन ये क्या करता है, सेक्टर फंड किसी एक सेक्टर में पैसा लगा दिया, चाहे वो सेक्टर ऊपर जाए चाहे सेक्टर नीचे जाए, तो आपका पैसा वैसे ही जाएगा। इनको क्या लगता है, पर्टिकुलर एक सेक्टर में पैसा लगा दिया, अब वो सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। अगर उसने नहीं किया तो वो नीचे चला गया, तो मान के चलो इन्होंने फार्मा सेक्टर में पैसे लगाए, IT सेक्टर ऊपर जा रहा है इस बार, ठीक है, इनका सेक्टर जा रहा है नीचे, तो फिर क्या होगा, लॉस। ठीक है ना। ओके, स्ट्रेटेजी बेस्ड फंड। अब स्ट्रेटेजी बेस्ड फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी इनकम और डिविडेंड यील्ड स्कीम्स। इक्विटी इनकम क्या होता है, सपोज सबसे पहले समझो ग्रोथ फंड और डिविडेंड बेस्ड फंड क्या होता है। एक हो जाता है ग्रोथ, ठीक है, एक हो जाता है डिविडेंड। ठीक है, दो तरीके की कंपनीज होती हैं। ग्रोथ कंपनी क्या होती है, इसने कुछ इनकम की, ठीक है, उसको डिविडेंड के रूप में बांटा नहीं, अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, ये तो क्या हो गई, ग्रोथ कंपनी, जो अपना पैसा वापस से री इन्वेस्ट कर लिया कंपनी में, फिर दोबारा उस पर कमाएंगे, फिर नेट इनकम कमाएंगी, फिर दोबारा से ग्रोथ अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट कर लिया, डिविडेंड नहीं देती। लेकिन एक होती हैं आपकी डिविडेंड बेस्ड कंपनियाँ, जो आपका हर साल डिविडेंड देती हैं, डिविडेंड देती हैं। ठीक है, तो दो तरीके की कंपनी होती है। अब डिविडेंड यील्ड स्कीम्स, जो कि आपको डिविडेंड देती हैं हर साल कंपनियां,
Investing security where share fluctuate less and the dividend represent a larger proportion of the returns of on those shares. ठीक है, जो कंपनी कमाती है उससे ज़्यादा वो रिटर्न दे देती है। ठीक है ना, इस तरीके की कंपनीज होती हैं फंड्स ऑफ फंड्स। ठीक है, जो आपका फंड लेके और दूसरे किसी फंड में इन्वेस्ट कर देती हैं, समझ रहे हो, या दूसरे किसी फंड क्या फर्दर फंड्स में आगे आगे इन्वेस्ट कर देती है। मतलब फंड्स ऑफ फंड्स क्या होता है, ये आपका पैसा लिया इस म्यूचुअल फंड ने, इस म्यूचुअल फंड ने आगे क्या किया, इस म्यूचुअल फंड में आगे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड्स। वैल्यू फंड इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। वैल्यू फंड क्या होता है, जो वैल्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, मतलब जिन कंपनी की वैल्यू है, जो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है ना, मान लो आपने किसी कंपनी की वैल्यूएशन की, आपने सपोज रिलायंस की वैल्यूएशन की और रिलायंस का शेयर आपने वैल्यूएशन करके निकाला, एक शेयर का प्राइस 1000 रुपये होना चाहिए, लेकिन वो ट्रेड कर रहा है 2000 पे। ठीक है, तो वो अंडर वैल्यूड हुआ। अंडर वैल्यूड हुआ यानी कि ये एक वैल्यू कंपनी है, अच्छी कंपनी है और इसका शेयर मिल रहा है अंडर वैल्यू पे, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करो कि कभी ना कभी तो ये अपनी मतलब 6 महीने साल भर में अपनी फेयर वैल्यू तक तो पहुँचेगा, और फेयर वैल्यू से कैपिटल एप्रिसिएशन और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है ना, दिस आर कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट, जो कि अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हो। ग्रोथ फंड क्या होते हैं, ग्रोथ फंड मैंने आपको बताया ये अभी, जो डिविडेंड नहीं देते, अपना पैसा वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं। फोकस्ड फंड क्या होते हैं, हॉट पोर्टफोलियो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स, मतलब राइट स्टॉक्स विद ए स्ट्रेटेजिक पे ऑफ। ठीक है ना, मतलब कि नहीं समझे, मैं बताता हूँ। ठीक है, माइंड कैप फोकस्ड फंड क्या होते हैं, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है फोकस्ड, इनका एक फोकस मतलब फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर शेयर पे, या मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे। ठीक है ना, तो मतलब मिड कैप शेयर्स, लार्ज कैप शेयर, स्मॉल कैप शेयर कुछ भी हो सकते हैं, उसमें क्या करते हैं पर्टिकुलर किसी फोकस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इनका कुछ वैल्यूएशंस होती हैं, कुछ इनका वो होता है क्या कहते हैं अपने तरीके होते हैं, और कुछ इनकी एजम्पशंस होती हैं, कुछ इनके फोरकास्टिंग होती है। उस फोरकास्टिंग के अनुसार ये अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज इनको लग रहा है कि आईटी सेक्टर आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, आईटी में के सेक्टर के कुछ शेयर्स उठाएंगे। जैसे मान लो आईटी सेक्टर में इन्हें लगता है कि टीसीएस अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, टीसीएस अच्छा परफॉर्म करेगा तो टीसीएस में पैसा लगाएंगे। ऐसी फार्मा सेक्टर का सपोज इन्हें लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी अच्छा का परफॉर्म करेगा, तो ये डॉक्टर रेड्डी में पैसा लगाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से फोकस्ड फंड्स कुछ ही शेयर्स में पैसा लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इनके पास अच्छा कॉर्पस है तो सारा भर दिया, नहीं, भरेंगे नहीं, चुन के कुछ शेयर्स में पैसा लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ। नाउ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स कौन सी होती हैं, जो आपकी इक्विटी में पैसा लगाती हैं लेकिन आपको उसके ऊपर 80C का बेनिफिट भी मिलता है। जितने लोग जानते हैं 80C में उनको बता दो, जितने लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ। 80C होता है जो आपको टैक्स सेविंग में मतलब 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। जो लोग 80C का, जो लोग टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है, उनको सरकार 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पे छूट देती है। ओके, तो वो 1.5 लाख आप अपना अगर इस ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको उस 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी। उस 1.5 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक तो वहाँ पे टैक्स बेनिफिट हो जाता है और दूसरा यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बस एक दिक्कत है कि इसमें जो है 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन। ठीक है ना, और ध्यान रखना जो भी टैक्स सेविंग स्कीम होगी, उसमें लॉक इन पीरियड होगा ही होगा। कोई टैक्स सेविंग स्कीम ऐसी नहीं होगी जिसमें लॉक इन पीरियड नहीं होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड फंड मतलब कि जो डिविडेंड देते हैं हर साल। ठीक है, हर साल 6 महीने, हर क्वार्टरली जो भी डिविडेंड देते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड, अच्छा ठीक है बताता हूँ, एक महीने अंदर बताता हूँ।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड? बताओ क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है नेट प्रॉफिट पे, ठीक है, और डिविडेंड यील्ड होता है मार्केट कैप पे, ठीक है। जो डिविडेंड दिया मार्केट कैप पे उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड, और जो डिविडेंड दिया नेट इनकम पे उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है ना। ये अंतर होता है, ठीक है। वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड, ये भी मैंने आपको बताया। फोकस्ड फंड, सेक्टोरल और थीमेटिक, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये सब मैंने आपको बताया है, पढ़ लेना। दोबारा वही लिख लिख के दे रखा है यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। टाइप ऑफ डेट फंड्स, टाइप ऑफ डेट फंड में कौन कौन से आ जाते हैं? गिल्ड फंड जो गवर्नमेंट फंड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो कॉर्पोरेट कंपनी के फंड होते हैं, ठीक है। कंपनी के फंड का रिटर्न ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड के रिटर्न का, गवर्नमेंट फंड्स का रिटर्न कम होता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ होती है, सरकार पे लोगों को ज़्यादा भरोसा है, समझ रहे हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड क्या होता है? कंपनी पे लोगों को इतना भरोसा नहीं होता, कंपनी कब फ्रॉड करके भाग जाए, ठीक है। इसलिए कॉर्पोरेट जो है हायर रिटर्न देते हैं, और गवर्नमेंट जो है कम रिटर्न देती है। अच्छी मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ता है। दीज आर कॉल्ड डेट फंड। और पर्टिकुलर डेट फंड मतलब जो मैंने आपको शुरू में बताया था, डेट में क्या होता है? एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, ठीक है ना, फिक्स्ड रिटर्न। तो चाहे वो गवर्नमेंट दे चाहे वो कॉर्पोरेट दे, रिटर्न होता है आपका फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, ठीक है। 91 दिन की मैच्योरिटी से लेकर 10 साल तक के फंड होते हैं। लिक्विड स्कीम्स होती हैं। लिक्विड स्कीम्स मतलब कि जिसमें आपको कम रिटर्न मिलता है थोड़ा सा, लेकिन आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, आप जब चाहो उसको पैसे को निकाल सकते हो, कोई आप पे पेनल्टी नहीं लगती, ठीक है ना। 91 डेज तक की मैच्योरिटी होती है, 3 दिन से लेके। या ओवरनाइट फंड्स भी होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ रात रात की वैलिडिटी होती है, आप रात को पैसा लगाओ और सुबह को निकाल लो, ठीक है। उसमें भी आपको रिटर्न मिल जाते हैं, ठीक है ना। देन शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। शॉर्ट टर्म डेट फंड मतलब कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं डेट फंड। जैसे डेट फंड्स होते हैं, आपकी एफडी होती है 7 साल की होती है, 10 साल की होती है, 20 साल की होती है। एलआईसी में आप पैसे डालते हो 15 साल 20 साल, ठीक है ना। एक होता है डेट फंड शॉर्ट टर्म के लिए, 6 महीने का, जैसे एफडी होती है, 6 महीने की भी एफडी होती है, 3 महीने की भी एफडी होती है, 1 महीने की भी एफडी होती है, 15 दिन की भी एफडी होती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। ऐसे ही शॉर्ट टर्म डेट स्कीम्स होती है, मतलब कि कंपनी निकालती है डिबेंचर शॉर्ट टर्म्स के लिए, ठीक है, जिसको बोल देते हैं, जिसमें आ जाता है टी बिल्स। अभी ऊपर पढ़ा था ना ट्रेजरी बिल्स, सॉरी ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स किस में आ जाते हैं? आपके शॉर्ट टर्म डेट स्कीम्स में। देन उसके बाद आ जाता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लान्स, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, एक रात, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। फिर शॉर्ट टर्म प्लान्स कंबाइन शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी विद स्मॉल एलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज। दीज आर कॉल्ड योर शॉर्ट टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म डेट स्कीम्स, यार देखो वही घुमा फिरा के लिख रखा है, ठीक है ना। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफाइड डेट फंड्स और इनकम फंड्स, जो डेट में डाइवर्सिफाई हो, ठीक है। अब देखो डेट में कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं? जंक बॉन्ड, डायनामिक डेट बॉन्ड, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, फ्लोटिंग रेट फंड्स। फ्लोटिंग रेट फंड क्या होते हैं? सबसे पहले सबसे हार्ड चीज़ समझो, आसान अपना पा जाएगी। फ्लोटिंग रेट होते हैं, जैसे कि इनके वर्ड से पता चल रहा है, तैरने वाले फंड, ठीक है। तैरने वाले फंड का मतलब 1%, 2%, 1%, ठीक है, 2.5%, 1.5%, 3%, ठीक है ना, 0.5%, ऐसे करके जो रिटर्न घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रेट फंड्स। उनके रेट घटते बढ़ते रहते हैं, उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट घटता बढ़ता रहता है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, जिनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है। डायनामिक डेट फंड्स, डायनामिक डेट फंड्स बोले तो फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी हेल्ड इन देयर टेन्योर, दे डू नॉट फोकस लॉन्ग और शॉर्ट टर्म पर्टिकुलर मार्केट कैपिटल गेन्स एक्रोस सेगमेंट ऑफ द डेट मार्केट, ड्यूरेशन ऑफ दिस पोर्टफोलियो आर नॉट फिक्स्ड। ड्यूरेशन इनकी फिक्स नहीं होती बट आर डायनेमिकली मैनेज्ड इफ द मैनेजर बिलीव दैट द इंटरेस्ट रेट कुड मूव अप, द ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज रिड्यूस्ड एंड वाइस वर्सा। अच्छा देखो, इस लाइन का मतलब समझ गए ना, तो पूरी बॉन्ड मार्केट समझ गए। इफ द मैनेजर बिलीव दैट द इंटरेस्ट रेट कुड मूव अप, इंटरेस्ट रेट मूव करेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड का प्राइस नीचे जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड गिरेगा,
ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो बॉन्ड बढ़ेगा। अब सुनो, इफ द मैनेजर बिलीव्स दैट द इंटरेस्ट रेट कुड मूव अप द ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज रिड्यूस्ड एंड वाइस वर्सा। समझ रहे हो? ड्यूरेशन क्या कर देगा वो, पोर्टफोलियो की छोटी कर देगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो। क्यों? क्योंकि लोग बाग इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, बॉन्ड का प्राइस गिरेगा तो लोग बाग बेच बेच के भागेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अपने पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन छोटी कर देता है, ठीक है। जंग बॉन्ड, जंग बॉन्ड क्या होते हैं, बिल्कुल ही लो क्वालिटी के बॉन्ड्स जिसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है ना। फ्लोटिंग रेट समझाई दिया, जिनके रेट फ्लोट होते हैं। ओवरनाइट फंड होता है, ओवरनाइट एक रात के लिए, एक दिन के लिए। लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, इनकी ड्यूरेशन पढ़ लेना। देखो लिक्विड फंड क्या होते हैं, मनी मार्केट विद मैच्योरिटी ऑफ अप टू 91 डेज, ठीक है ना। देखो दो तरीके की मार्केट होती है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एक होती है इक्विटी मार्केट, एक होती है मनी मार्केट, मनी मार्केट, ठीक है। ये आ जाती है आरबीआई के अंडर में, ये आ जाती है सेबी के अंडर में, ठीक है। ये अंतर है दोनों में। तो बॉन्ड वगैरह, एफडी, ठीक है, ये सब क्या देखती है, आरबीआई। कंपनी कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड, ये सब कौन देखता है, सेबी, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के जो फंड होते हैं वो होते हैं मनी मार्केट फंड। हाँ, एक मेन डिफरेंस, ये होता है हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए, ये होता है हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए। अब आप बोलोगे लॉन्ग टर्म के लिए कैसे, इक्विटी, इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है, वो तो पब्लिक ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म के लिए बना देती है, ठीक है। वरना ये जो होती है ये होती लॉन्ग टर्म के लिए। नाउ लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड क्या होते हैं, मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की मैच्योरिटी वाले। शॉर्ट टर्म होती है 1 साल के अंदर, लॉन्ग टर्म होती है 1 साल से मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना। 1 ईयर लेस देन, 1 ईयर ग्रेटर देन, ठीक है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, डायनेमिक फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की रेटिंग होती है, ठीक है। ये रेटिंग कौन देता है, लिख लो, मूडीज़ है, बहुत सारी कंपनीज है, पर मूडीज़, क्राइसिल, ये 2-3 कंपनियां हैं जो रेटिंग देती हैं। रेटिंग कैसे आती हैं, AA+, डबल ए बॉन्ड, ठीक है, AA+, AAA+, AAA। ये आप रेटिंग जो है नेट पे डालना कि रेटिंग्स, खुद भी कुछ करना है यार, सारे काम मैं ही थोड़ी ना करूँगा। रेटिंग्स, ठीक है ना, रेटिंग्स डालोगे तो मूडीज़ डाल देना, मूडीज़ रेटिंग्स लिस्ट। मूडीज़ रेटिंग लिस्ट डालोगे तो उसमें आपको पूरी रेटिंग आ जाएगी, कौन सी सबसे ऊपर की रेटिंग होती है, कौन सी सबसे नीचे की रेटिंग होती है, ठीक है ना। AAA+, AA+, AAA, ऐसे करके आती है। तो वो आप लोग देख लेना उस हिसाब से। तो जब सबसे ऊपर वाला सबसे अच्छा होता है, सबसे नीचे वाला सबसे बेकार होता है। उस चीज़ में अभी नहीं जा रहे हम कि वो रेटिंग कैसे बनती है, ठीक है ना। वो आपके कोर्स में भी नहीं है, वो कोई पूछेगा भी नहीं। देन उसके बाद क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड मतलब कि क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क, अरे यार क्या हो रहा है, आज मेरे को जुकाम है थोड़ा सा यार, सॉरी, ठीक है। एक तो यार ये एसी, चलो बंद करता हूँ इसको, थोड़ी देर में ठंड लग रही है यार। क्रेडिट रिस्क फंड क्या होता है, क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट, क्रेडिट रिस्क फंड मतलब उधार, उधार मतलब काउंटर पार्टी रिस्क। पैसे लेकर भाग गया तो, नहीं दे पाया तो, उधारी में इतना डूब गया कि पैसे उस पर है ही नहीं, इतना उधार है उस पर, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, क्रेडिट रिस्क फंड, जो आपकी क्रेडिटबिलिटी चेक करते हैं। सिविल स्कोर चेक करता है ना बैंक आपको लोन देने से पहले, सिविल स्कोर। तो वो सिविल स्कोर आपकी क्रेडिबिलिटी बताता है कि आपका पैसे देने की औकात है या नहीं है। डेट इज़ कॉल्ड क्रेडिट रिस्क फंड।
बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, जो बैंक और पब्लिक सेक्टर के फंड होते हैं, जो गवर्नमेंट फंड होते हैं, बैंकिंग और गवर्नमेंट फंड। देन उसके बाद आ जाते हैं गिल्ड फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। फ्लोटर रेट फंड, जो फ्लोट करते हैं, जिनके रेट मैंने आपको बताया फ्लोट करते हैं, जिनके ऊपर नीचे मूवमेंट होती रहती है, फ्लोटिंग रेट फंड उसको बोलते हैं, ठीक है। हाइब्रिड फंड, डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड मतलब क्या हो जाता है? हाइब्रिड फंड मैंने तो बताया ही है। हाइब्रिड फंड क्या होता है? जो इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। और डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, डेट के भी कई प्रकार होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के डेट में इन्वेस्ट जो करता है उसको बोलते हैं डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। मंथली इनकम प्लान, जो हर मंथ इनकम दे दे, वो म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। मल्टीपल यील्ड फंड्स, ठीक है। रिटर्न ओवर द मीडियम टर्म एंड एक्सपोजर मल्टीपल एसेट क्लास सच एज इक्विटी एंड डेट। देन उसके बाद हो जाता है इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, जो इक्विटी ओरिएंटेड मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन इक्विटी के हाइब्रिड में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है ना। या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों में इक्वली या अपने हिसाब से, रेशो के हिसाब से उसको कर देगा, क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम। कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम क्या होता है? दिस इज आइडियली डन बाय इन्वेस्टिंग इन जीरो कूपन गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुज मैच्योरिटी। ओके, कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम क्या होता है? पहले तो सबसे पहले समझो जीरो कूपन क्या होता है। जीरो कूपन क्या होता है? 10 साल की मैच्योरिटी है सपोज, ठीक है ना। आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, आपको 10 साल बाद 2.5 लाख मिल गए, ठीक है। 10 साल तक कुछ नहीं मिला। दीज आर कोल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन क्यों? क्योंकि आपको यहाँ कोई कूपन नहीं मिला, यहाँ कोई कूपन नहीं मिला, यहाँ कोई कूपन नहीं मिला, पूरे साल, पूरे 10 साल कोई कूपन नहीं मिला। सिर्फ 10 साल बाद एक ये सीधी फिक्स्ड अमाउंट मिली है, दैट इज कोल्ड जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है ना। इतना बड़ा एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है, अपना आप पढ़ लेना। आपका एग्जाम है यार, मेरा नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि आपको टर्म समझ में आ जाए, एक तरीके से टर्म देख के कि होता क्या है, ठीक है ना। तो जो जिस तरीके के फंड, जीरो कूपन फंड की तरीके के फंड, जीरो कूपन फंड अभी मैंने आपको समझाया ही है। एक बार फंड इन्वेस्ट करा तो 25 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी मैच्योरिटी होगी, उस मैच्योरिटी के बाद एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है, डेट इज कोल्ड वो जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है ना। इतना बड़ा एग्जाम्पल है, समझ लेना। आर्बिट्राज फंड, आर्बिट्राज क्या होता है? पहली बात तो आज के टाइम में पॉसिबल है नहीं, और अगर है भी तो एल्गो के थ्रू है। आम रिटेल इन्वेस्टर तो आर्बिट्राज कर ही नहीं सकते। या पानी पी रहा था यार। आर्बिट्राज फंड, आर्बिट्राज फंड क्या होता है? जो बिना पैसा अपना इन्वेस्ट करे, विदाउट एनी रिस्क, दे विल मेक अ रिटर्न, स्मॉल रिटर्न लाइक 0.25% रिटर्न, ठीक है ना, 0.25%, दिस टाइप ऑफ रिटर्न दे मेक, ओके। या रिटेल इन्वेस्टर्स इसको नहीं कर सकते। एल्गो ट्रेडिंग होती है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है? ये एक कोडिंग कर देते हैं। एनएससी, बीएससी दो एक्सचेंज है, समझा देता हूँ चलो, ठीक है। एनएससी पे रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1,000, पूरा 1,000.00। बीएससी पे रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1,000.05, ठीक है। ये चल रहा है दोनों पे प्राइस। क्या करेगा? 1,000 पे खरीदेगा, 1,005 पे बेच देगा, ठीक है। जहाँ ये 5 का 10 हुआ, हल्का बहुत डिफरेंस ज़्यादा हुआ, क्या करेगा? कम पे खरीदेगा, ज़्यादा पे बेच देगा, बाय सेल, ठीक है ना। कम पे खरीद के ज़्यादा पे बेच देगा, ये एल्गो करेगा। अब जो ये 10 पैसे इसने कमाए, इतना छोटा सा ही प्रॉफिट लेता है बस, ये 5 पैसे, 10 पैसे, ठीक है। अब इन 10 पैसों में अगर रिटेल इन्वेस्टर करने बैठा तो इससे ज़्यादा था उसके ब्रोकरेज और टैक्सेस लग जाएंगे, ठीक है।
तो रिटेल इन्वेस्टर तो कर ही नहीं सकता। हाँ, एल्गो ट्रेडिंग से पॉसिबल है, वो भी अलग तरीके की, ठीक है ना। तो आर्बिट्राज फंड क्या होते हैं, जो अपना पैसा नहीं लगाते लेकिन रिस्क निकालते हैं बहुत ही छोटा। भाई यहाँ खरीदा यहाँ बेच दिया, उसका कोई रिस्क थोड़ी ना हुआ, बस बीच का डिफरेंस हुआ जो उसका प्रॉफिट आया। तो ऐसी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी वो ढूंढता रहता है एल्गो कंप्यूटर, और उस हिसाब से वो पैसे कमाता है, ठीक है ना। तो उस तरीके का काम जो करता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटी शैल बी बिटवीन 75 to 90% एंड 10 to 25% इन इक्विटी, ठीक है। जो कंजर्वेटिव बच के चल रहा है, ठीक है ना, तो जो वो ज़्यादा पैसा उसमें लगाएगा डेट में और कम पैसा लगाएगा इक्विटी में, ठीक है ना। तो ये पढ़ लेना, अग्रेसिव क्या करेगा, ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगाएगा, बैलेंस्ड 50-50 कर लेगा शायद, ठीक है ना। और एग्रेसिव ज़्यादा पैसा इक्विटी में कम पैसा डेट में, ठीक है ना। तो पढ़ लेना, इसको समझ में आ जाएगा तुम्हें, ऐसी कुछ वो नहीं है। बाकी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाई दिए हैं, ठीक है ना। रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रंस फंड, अदर स्कीम्स, इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड स्लैश एक्सचेंज दोनों सेम ही है, ऊपर बताया था, यहाँ भी उन्होंने सेम बता दिया। फंड ऑफ फंड्स मैंने तुम्हें बताया है जो किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करे। रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड की ज़मीन, एक ज़मीन ले ली उन्होंने, उस ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए 500 1000 रुपये में, और फिर वो रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच दिए, ठीक है। अब उस ज़मीन के दाम बढ़ेंगे तो उस परसेंट में उसके दाम बढ़ेंगे इन्वेस्टर्स के, जिस जिस इन्वेस्टर्स ने उस जगह में या उस ज़मीन में इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। इस तरीके के रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं जो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर 10,000 20,000 वाले नहीं ले सकते कोई ज़मीन करोड़ों की, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से सबसे पैसा लेके 1000 2000 5000 10,000 जिसकी जितनी कैपेसिटी उतने लेके और करोड़ों की ज़मीन लेते हैं, देन फिर उसको बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट आता है इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अपना थोड़ा सा कमीशन काट लेते हैं, ठीक है ना। नाउ की डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स, ये पढ़ लेना यार तुम, ये भी कर लेना तुम, देख लेते हैं। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्लोज्ड एंडेड फंड्स मस्ट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सही बात है। ओपन एंडेड फंड्स ऑफर एग्जिट ऑप्शन टू इन्वेस्टर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, फॉल्स, ठीक है ना। ओपन एंडेड फंड में मतलब आप सीधा कंपनी से डील करते हो। सेक्टर फंड्स इन्वेस्ट इन ए डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स, डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स। सेक्टर फंड्स डाइवर्सिफाई थोड़ी ना करता है सेक्टर फंड तो पर्टिकुलर किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। तो फॉल्स से सीधी सी बात। हाई यील्ड बॉन्ड स्कीम इन्वेस्ट इन जंक बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड, हाई यील्ड मतलब क्या होता है, रिटर्न, ठीक है ना। यील्ड इज इक्वल टू रिटर्न, और हाई रिटर्न इज इक्वल टू जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड क्या होते हैं, सड़े हुए बॉन्ड, मैंने आपको बताया ही था पहले भी, ठीक है ना। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न, ट्रू। उसके बाद क्या आ जाता है आपका चैप्टर 2 करते हैं अगली वीडियो में स्टार्ट, ठीक है ना। यहाँ के लिए इतना ही। और यार मुझे लगा था कि मैं सारा ये सब एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, पर यार हो नहीं पाएगा, आई एम सो सॉरी। तो 3-4 वीडियो बन जाएंगी, ये वार्निंग दे देता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से 12 चैप्टर हैं, एक चैप्टर की 2 वीडियो लगी हैं आधे आधे घंटे की। ऐसी अगर 12 चैप्टर की होंगी तो 24 वीडियो बनेंगी, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी एक बार गो थ्रू कर लेना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। जो डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर दे दूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो।